बीए द्वितीय वर्ष हिंदी प्रथम पत्र। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भूषण द्वारा रचित पदों की व्याख्या पढ़ेंगे। पद संख्या 4। ऊंचे घोर मंदर के अंदर रहन बारी, ऊंचे घोर मंदर के अंदर रहाती हैं। कंद मूल भोग कर तीन बेर खाती तय तीन बेर खाती है। भूषण शिथिल अंग बीजन डुलाती तेवे बीजन डुलाती है। भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास, नगन जराती तेवे नगन जराती है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि भूषण ने यमक अलंकार का बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया है। हम देखते हैं इन पंक्तियों में एक एक शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हुई है और सभी समान शब्दों के अर्थ अलग अलग हैं। इनकी हम व्याख्या करते हैं। कुछ शब्दार्थ हैं। मंदर, मंदर का अर्थ हुआ एक भवन, एक हुआ पर्वत की गुफा। घोर मतलब हुआ भयंकर, विशाल। कंद मूल का अर्थ हुआ मेवे, फल इत्यादि, और ये पेड़ पौधे की जड़ें। बेर का एक अर्थ होता है बेर, जो छोटे बोर बोलते हैं इसे हम। बेर का फल या बेर मतलब समय भी होता है। ये दो शब्द के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। बीजन, बीजन कहते हैं जन से हीन, आदमी से रहित, सुनसान, और एक अर्थ होता है पंखे के अर्थ में। नगन, नगन मतलब हुआ हीरे मोती जवाहरात बहुमूल्य आभूषण के अर्थ में हुआ। एक नगन मतलब हुआ नग्न, बिना वस्त्र के। जराती है मतलब जरवाना, मढ़ना उसमें, जैसे कि सोने चांदी में कोई चीज हम जड़ते हैं। और एक जराती है मतलब जारे से ठिठुरती है। इन शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं। इसमें इसकी पद की रचना की गई है। इसमें कवि भूषण ने शिवाजी की प्रशंसा की है, उनका गुणगान किया है और उनकी वीरता का वर्णन किया है। और उसके परिणाम स्वरूप उनकी वीरता के समक्ष शत्रु पक्ष की क्या दुर्दशा होती है, उसको उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से उभारा है। कह रहे हैं ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन बारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं। इसमें भूषण कवि कह रहे हैं जो छत्रपति शिवाजी के भय से शत्रु पक्ष की बड़ी दुर्दशा हो गई है। जो स्त्रियां पहले उनके महल के ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहा, जो शत्रुओं की स्त्रियां पहले ऊंचे ऊंचे महलों में, अट्टालिकाओं में निवास करती थी, रहती थीं, वो अब ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। वही स्त्रियां जो महलों के सुख उपभोग करती थी, वही स्त्रियां अब शिवाजी के कोप के कारण कहाँ रहती है? वो ऊंचे पर्वतों की घनघोर गुफाओं में निवास कर रही हैं। अगला पद है कंदमूल भोग कर, कंदमूल भोग कर। कह रहे हैं जो स्त्रियां पहले कंदमूल, मेवा मिष्ठान, फलों को खाती थी, मधुर भोजन करती थी, वही अब स्त्रियां अब तीन बेर खाती ते वो तीन बेर खाती है। जो स्त्रियां पहले, जो शत्रु स्त्रियां पहले 3 दिन में 3 बार भोजन करती थीं, वे अब वनों की झाड़ियों में चुनकर 3-3 बेर खाकर बड़ी मुश्किल से अपना भरण पोषण कर रही हैं। भूषण शिथिल अंग, कवि भूषण इसमें कहते हैं पहले उन शत्रु पक्षों की स्त्रियों के अंग आभूषणों से बोझिल थे, शिथिल रहते थे। अब वही भूखन शिथिल अंग, यहाँ भूषण का अर्थ हुआ एक आभूषण के अर्थ में, दूसरा भूषण का अर्थ हुआ भूख के मारे। अब परंतु भूख की पीड़ा से उनके अंग प्रत्यंग ढीले पड़ गए हैं। फिर कह रहे हैं बीजन, बीजन डुलाती तेवे बीजन डुलाती है। जो शत्रु नारियां पहले राजमहलों में रहती हुई दूसरों से पंखे डुलवाती थी, वे अब निर्जन जंगलों में अकेली भटकती फिर रही हैं। शिवाजी का ऐसा कोप है, शिवाजी का ऐसा पराक्रम है, जो औरंगजेब के साम्राज्य में निवास करने वाली स्त्रियां बड़ी भयभीत है। उनके कोप से उनकी कैसी दुर्दशा हो रही है, उन्हीं को भूषण ने बड़े सुंदर ढंग से चित्रण किया है।
भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास, नगन जराती तेवे नगन जराती है। जो शत्रु की स्त्रियां रमणियां पहले हीरे मोतियों के आभूषणों से सजी धजी रहती थीं, वे अब शिवाजी के भय से राजमहलों से पलायन करके जंगलों में वस्त्रहीन होकर शरीर उनके जारस से ठिठुरती रहती हैं। नगन जराती मतलब जो नग्न, जो नगीने जरे होते थे उनके आभूषणों में, अब वो नग्न, नग्न का अर्थ हुआ वस्त्र विहीन होकर के अब वो जंगलों में भटक रही हैं, ठिठुर रही हैं, जारों से ठिठुर रही हैं, क्योंकि वस्त्रहीन होने के कारण उनके शरीर में जारे का कोप बढ़ गया है। इसमें शिवाजी के पराक्रम का बड़ा ही अतिशयपूर्ण वर्णन किया गया है और इसमें कवि का यमक अलंकार का बड़ा ही सुंदर चित्रण देखने योग्य है। अगला पद है, सबन के ऊपर ही ठारो रही बो के योग, सबन के ऊपर ही ठारो रही बो के जोग, ताही खरो कियो पंज जारन के नियरे, जान गैर मिसिल गुसैल गुसाधारी उर, किन्हो न सलाम न बचन बोले सियरे। भूषण बनत महावीर बलकन लाग्यो, सारी पात शाही के उड़ाए गए जियरे, तमक के लाल मुख शिवा के निरखी भरे, स्याह मूर्ख नौरंग सिपाही मुख पियरे। अब इसमें कवि भूषण ने शिवाजी के शौर्य और जब उनका औरंगजेब के दरबार में आसन नीचा किया गया तो कैसा उनका जो क्रोध बढ़ गया उसी को इसमें चित्रण किया गया है। जब उन्हें ये लगा जो औरंगजेब मेरा अपमान कर रहा है, मुझे वो समकक्ष दर्जा नहीं दे रहा है, तो उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं रही, उसी को कवि भूषण ने वर्णित किया है। कुछ शब्दार्थ हैं। गैर मिसिल, गैर मिसिल का अर्थ हुआ अनुचित। गुस्सैल मतलब क्रोधी, गुस्सा क्रोध जानते ही हैं। उर कहते हैं हृदय को। सियरे मतलब शीतल विनम्र। बलकन, बलकन मतलब जोश में बोलने लगे। जियरे कहते हैं हृदय को, जीवात्मा को। तमक का अर्थ हुआ क्रोध। स्याह कहते हैं काला को। पियरे मतलब पीले को। अब कह रहे इसमें सबन के ऊपर ही ठार बे रहबे के जोग। कवि भूषण शिवाजी के शौर्य का वर्णन करते कहते हैं जो शिवाजी सभी भारतीय राजाओं के ऊपर रहने वाले, अर्थात सभी पर अपने शौर्य का प्रभाव रखने वाले और सबसे आगे खड़े रहने योग्य थे, उन्हें मुगल बादशाह ने क्या किया, ताही खरो कियो पंज जारन के नियरे। उन्हें मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने दरबार में बुलाकर अधीनस्थ छोटे राजाओं के साथ खड़े रहने को कहा। ताई खरो की पंज जारन, नहीं पंज जारन मतलब अधीनस्थ राजाओं के समीप, नियरे कहते हैं समीप को। जानी गैर मिसिल गुसैल गुसाधारी उर, किन्हों न सलाम न बचन बोले सियरे। अब कह रहे हैं इससे शिवाजी का अत्यंत क्रोध बढ़ गया, उन्हें अपमान समझा और उनके हृदय में अत्यधिक क्रोध उत्पन्न हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने को अपमानित महसूस किया। स्वयं जो दूसरों का अधीनस्थ मानकर उन्हें गुस्सा आना स्वाभाविक ही था, इस कारण से उन्होंने शिवाजी ने न तो औरंगजेब को प्रणाम किया, न नमस्कार किया, न सलाम किया, न कोई प्रिय वचन कहा। किन्हों न सलाम न बचन बोले सियरे। भूषण भनत, भूषण कवि कह रहे हैं महावीर बलकन लाग्यो, महावीर से आशय शिवाजी से है, बलकन लाग्यो सारी पात शाही के उड़ाए गए जीरे। इस प्रकार शिवाजी ने गुस्से में आकर न तो उनको प्रणाम किया, न कोई मधुर वचन ही कहा। कवि भूषण कह रहे हैं जो पराक्रमी शिवाजी जोश में आकर कहने लगे सारी पात शाही के उड़ाए गए जीर, अपमान को महसूस करके उस समय अपनी ऐसी ओजमयी शैली में वाणी को देखकर औरंगजेब के सभी दरबारी योद्धा आदि कांपने लगे और उनके हृदय अस्थिर हो गए। तमक के लाल मुख शिवा के निरख भरे, स्याह मुंह नौरंग सिपाही मुख पियरे। अब कह रहे हैं गुस्से के कारण जब लाल वर्ण का चेहरा तमतमा गया शिवाजी का देखकर, तो भरे दरबार में
बादशाह औरंगजेब का मुख स्याह पड़ गया, काला पड़ गया, और वहां के मौजूद सभी दरबारियों के चेहरे के रंग पीले पड़ गए। रंग पीला मतलब सबके होश उड़ गए। भाव यह है कि शिवाजी के क्रोध को देखकर मुगलों को उनके शौर्य का स्मरण हुआ, अतः भय के कारण उनके चेहरे के रंग पीले पड़ गए। इस बात की वंदना की गई है। तमक के लाल मुख, गुस्से के कारण से लाल मुख शिवा करता शिवाजी का को निरख भरे देख करके स्याह मुख नौरंग औरंगजेब के मुख स्याह पर गए और सिपाही मुख पियरे। सिपाहियों के, उनके दरबार के जितने दरबारी गण थे उनके मुख पीले पड़ गए। इसमें कवि ने कवित छंद का बड़ा सुंदर प्रयोग किया है और भाषा ब्रज है। अगला पद है, वेद राखे विदित पुराण राख्यो सारयुत, राम नाम राख्यो अति रसना सुधर में। हिंदन को चोटी रोटी राखी है सिपाही ने की, कांधे में जनोई राख्यो मालागारी घर में। मीर राख्यो मुगल मरोर राखी पातशाह, बैर पीस राखे बरदान राख्यो कर में। राजन की हद राखी तेग बल शिवराज, देव राखे देवल स्वधर्म राख्यो घर में। इसमें हिंदू धर्म की कैसे रक्षा की शिवाजी ने, उसको कवि भूषण ने वर्णित किया है, और उनकी धार्मिक आस्था को कवि भूषण ने वर्णित किया है। इसमें कुछ शब्दों के अर्थ हैं। विदित सभी को ज्ञात, रसना कहते हैं जीभ को, सुधर कहते हैं मजबूत सुंदर, मीर राखो मतलब दबा कर रखना, वरदान कहते हैं श्रेष्ठ दान, हद कहते हैं अपनी सीमा में, अपनी मर्यादा में, तेग कहते हैं तलवार को, तेग बल का आशय हुआ तलवार के बल पर, देवल कहते हैं मंदिर को। इसमें कवि कह रहे हैं, वेद राख्यो विदित पुराण राख्यो सारयुत, राम नाम राख्यो अति रस न सुधर में। शिवाजी की तलवार ने वेदों को सभी के लिए ज्ञात बनाए और पुराणों को प्रसिद्ध बनाया रखा, अर्थात अपने वीरता के बल पर धर्म विरोधियों का विनाश कर वेद पुराणों की रक्षा की और उनका हिंदू जनसमूह में इसका प्रचार प्रसार किया। राम नाम राख्यो अति रस न सुधर में, उन्होंने भगवान राम के नाम को प्रत्येक व्यक्ति की सुंदर जीवा पर रखा। भाव यही है व्यंजना, उन्होंने भगवान राम के नाम का खूब प्रचार प्रसार किया और लोगों में राम नाम के प्रति आस्था जगाई। हिंदू ने की चोटी रोटी राखी है सिपाही ने की, कांधे में जनोइयो राखियो माला राखी घर में। अब कह रहे हैं हिंदू ने की चोटी राखी, उन्होंने हिंदुओं की चोटी तथा सैनिकों की जीविका को बचाया और हिंदुओं के कंधे की जनों और गले की माला की रक्षा की। अर्थात शिवाजी ने मुगल बादशाह औरंगजेब के आतंक के सामने सब प्रकार से हिंदू धर्म की रक्षा की। इस भाव को कवि भूषण ने वर्णित किया है। मीर राख्यो मुगल को दबा करके रखा, मरोड़ राखी पातशाह, उन्होंने मुगलों को दबा कर रखा तथा बादशाह को मरोड़ कर था उसके अभिमान को चूर चूर करके रखा। वैर पीस राख्यो, दुश्मनों को पीस कर रखना मतलब शत्रुओं को पीस कर रखा और अपने नियंत्रण में रखा। वरदान राख्यो कर में, और अपने हाथ में श्रेष्ठ दान देने की क्षमता रखी। राजन की हद राखी तेग बल शिवराज, शिवराज का अर्थ हुआ शिवाजी से। राजन की हद राखी, वीर शिवाजी ने अपने तलवार के बल पर हिंदू राजाओं की सीमा एवं मर्यादा की रक्षा की। देव राखे देवल सुधर्म राख्यो घर में, और मंदिरों में देव मूर्तियों को हिंदू धर्म के विरोधियों से सुरक्षित रखा तथा अपनी मातृभूमि भारत के धर्म की रक्षा की। इसका अभिप्राय यही है, जो मुगल बादशाह औरंगजेब के अत्याचारों से जब सभी हिंदू त्रस्त हो गए थे तो उस समय शिवाजी ने उनके धर्म की रक्षा की और उनके मनोबल को बढ़ाया। इसमें भी कवि ने कवित छंद का प्रयोग किया है। अगला पद है, गरुड़ के दावा सदा नाग के समूह पर, दावा नाग जूह पर सिंह सिर ताज को। दावा पुरहूत को पहाड़न के कुल पर, पच्छिन के गोल पर दावा सदा बाज को।
भूषण अखंड नव खंड मही मंडल में, तम को पर दावा रवि किरण समाज को, पूरब पछाह देह दक्षिण ते उत्तर लो, जहां पातशाही तहां दावा शिवराज को। अब शिवराज का कैसा प्रभुत्व था, कैसा आधिपत्य था अपने साम्राज्य पे, उसको कवि ने वर्णित किया है। दावा कहते हैं प्रभुत्व को, आधिपत्य को। सिरताज मतलब हुआ पराक्रमी, पुरहूत कहते हैं इंद्र को, गोल कहते हैं झुंड को, अखंड का अर्थ हुआ एक, जिसको खंडित नहीं कर सके। नवखंड मतलब नौवों खंड में, नौवों द्वीपों में। तम कहते हैं अंधकार को, पछाह कहते हैं पश्चिम के अर्थ में, पातशाही मतलब बादशाही। इसमें कविराज भूषण ने शिवाजी के प्रभाव का चित्रण किया है और विभिन्न उपमानों के उदाहरण देकर उन्होंने शिवाजी के प्रभुत्व की व्यापकता को वर्णित किया है। इसमें कह रहे हैं, गरुड़ को दावा सदा नाग के समूह पर। भूषण कहते हैं, जिस प्रकार पक्षीराज गरुड़ का प्रभुत्व सदा सर्पों के समूह पर होता है, कि सर्प को वो अपने अधीन रखता है, कभी भी उसको खत्म कर सकता है। गरुड़ को दावा सदा नाग के समूह पर, नाग का से सर्पों के झुंड पर जिस प्रकार से गरुड़ का, पक्षी का प्रभुत्व होता है। दावा नाग जूह पर सिंह सिर ताज को, और बलशाली सिंह का प्रभुत्व हाथियों के झुंड पर होता है। नागजूह से यहाँ पे अर्थ हुआ हाथियों के समूह पर, सिंह सिर ताज को, और बलशाली सिंह का प्रभुत्व हाथियों के झुंड पर होता है। फिर कहते हैं, दावा पुरहूत को, इंद्र का दावा किस पे होता है? पर्वतों के कुल पर माना जाता है। दावा पुरहूत को पहाड़न के कुल पर, पहाड़ पर्वतों के जो कुल है उस पे देवराज इंद्र का प्रभुत्व होता है। ऐसा माना जाता है देवराज इंद्र ने पर्वतों के पंख काट लिए थे और उन्हें निश्चेष्ट कर दिया था। इस भाव की वंदना कवि भूषण ने किया है। पक्षिन के गोल पर दावा सदा बाज की, जिस प्रकार से सभी पक्षी भयभीत रहते हैं, किससे? बाज से, क्योंकि बाज पक्षियों का राजा होता है। सभी पक्षियों के झुंड पर किसका अधिकार होता है? बाज पक्षी का। इसी विभिन्न उपमानों के द्वारा भूषण के पराक्रम को कवि शिवाजी के पराक्रम को कवि भूषण ने वर्णित किया है। फिर कह रहे हैं, भूषण अखंड नवखंड मही मंडल में। भूषण कवि कहते हैं अखंड नवखंड था, 9 भागों में, 9 द्वीपों में विभक्त था भारतवर्ष पहले, और महिमंडल में, पृथ्वी में व्याप्त अंधकार पर, तम पर दावा रवि किरण समाज को। कह रहे हैं भूषण कवि कह रहे हैं, जो अखंड 9 द्वीपों पर शिवाजी का साम्राज्य था और पृथ्वी में व्याप्त अंधकार पर जिस पर सूर्य की किरणों का प्रभुत्व रहता है, उसी प्रकार से भूषण का प्रभुत्व संपूर्ण महिमंडल पे था, संपूर्ण पृथ्वी पे था। और पूरब पछाहते, पूरब से लेके पश्चिम तक, दक्षिण ते उत्तर लो, और दक्षिण से उत्तर तक सभी राज्यों में, जहां पातशाही तहां दावा शिवराज को। जहां जहां मुगलों की बादशाही थी वहां वहां पर छत्रपति शिवाजी अपने अधीन, उसे अपने अधीन करके अधिकार उस पर अपने जमाए रखा, अपना प्रभुत्व कायम रखा। इसमें कवि ने मनहरन कवित्व छंद में रचना की है और सूर्य, सिंह, इंद्र, पक्षीराज, बाज आदि उपमानों का प्रयोग करके शिवाजी के प्रभाव की सशक्त अभिव्यक्ति प्रदान की है।